प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। प्रोफेसर हब डिजिटल लर्निंग ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको पेपर फर्स्ट के एनवायरनमेंट एंड पीपल एंड एनवायरनमेंट टॉपिक पर आपका डिस्कशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम भागीरथ सर है। मैं 2 बार नेट सेलेक्ट हूँ। पीपल एंड एनवायरनमेंट में आप लोगों को टॉपिक में हम देखेंगे कि भी क्या क्या पिछले सालों के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और हम आपको इसमें पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीपल्स एंड एनवायरनमेंट टॉपिक में सिलेबस में क्या क्या आप लोगों के सिलेबस में है और क्या क्या मैं करवाऊँगा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस के बारे में। एनवायरनमेंट, पीपल एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक फर्स्ट पेपर का नेट एग्ज़ाम के अंदर जो जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिलेबस एनवायरनमेंट के पहला टॉपिक जो आप लोगों का है वो है विकास और पर्यावरण। विकास और पर्यावरण के बारे में है, जिसमें से मुख्य टॉपिक है, सब टॉपिक की बात करते हैं तो सबसे पहले है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। सहस्त्राब्दी मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कौन कौन से हैं, और दूसरा है सतत विकास लक्ष्य। पहला है विकास और दूसरा है पर्यावरण। तो सबसे पहले सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य के बारे में हम बात करेंगे कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं और सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सतत विकास लक्ष्य सबसे पहले देखेंगे क्योंकि उस कौन कौन जारी करता है इन लक्ष्यों को, क्या क्या इन लक्ष्यों के अंदर शामिल है, और उसके अंदर यूएनडीपी की क्या भूमिका है। यूएनडीपी जारी करता है या यूएनडीपी क्या है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है उसकी एक शाखा है यूएनडीपी, और ये यूएनडीपी जो है वो ये सब जारी करती है। फिर हम देखेंगे कि एसडीजी के क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या गोल हैं। एसडीजी मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल मीन्स सतत विकास, डेवलपमेंट मीन्स विकास, गोल्स मीन्स लक्ष्य। तो मैं सतत विकास लक्ष्य को अब एसडीजी के रूप में डिनोट करूँगा। उसके बाद में हम देखेंगे एमडीजी क्या है। एमडीजी मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम मीन्स सहस्त्राब्दी, डेवलपमेंट मीन्स विकास, गोल्स मीन्स लक्ष्य, और इसके अंदर यूएनओ की क्या भूमिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है। और उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि भारत के द्वारा क्या क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, भारत ने कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त किए हैं, ठीक है, और भारत का क्या योगदान है इसके अंदर। ये सारे टॉपिक हम इसके अंदर देखेंगे सिलेबस के अंदर। तो पहला टॉपिक विकास और पर्यावरण के अंदर हम लोग इनके बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक आप लोगों का है मानव और पर्यावरण। मानव और पर्यावरण, और इनके अंदर आपस में क्या सहभागिता है, यानी हम लोगों का पर्यावरण के साथ क्या क्या कांटेक्ट है और क्या क्या हम लोगों की पर्यावरण में सहभागिता है, और हम कौन कौन सी मानव जनित गतिविधियां करते हैं। जैसे कि मानव जनित गतिविधियां, जैसे कि हम खनन करते हैं या फिर हम पर्यावरण से जैसे कि क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं वो सारे, और उसके कारण हमारे पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ये हमारा अगला टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा देखेंगे, पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से, जैसे जैविक तत्व है, अजैविक तत्व है, इनके बारे में देखेंगे। फिर हम 2 लोग देखेंगे पारिस्थितिकी के बारे में कि पारिस्थितिकी क्या होती है। मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है वही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो पारिस्थितिकी का अनुमान, पारिस्थितिकी की संरचना, पारिस्थितिकी के कार्य, पारिस्थितिकी की परिभाषा और पारिस्थितिकी तंत्र, और इसके अलावा जैव भू रासायनिक तंत्र भी देखेंगे, कौन कौन से जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं। इसके अंदर हम 3-4 जातियां जो होती है उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, जैसे एस्किमो लोग जो होते हैं वो किस तरह से रहते हैं, किर्गिज ये क्या क्या हैं, कहाँ रहते हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे थारूज के बारे में ज़्यादातर नाम नहीं सुना होगा। एस्किमो और किर्गिज का नाम तो सुना होगा, थारूज का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन थारूज के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक ये है। तीसरा हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे। पर्यावरण के जो भी मुद्दे हैं इनके बारे में हम देखेंगे, जैसे कि कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कचरा बिखरा रहा है नहीं बिखरा है। क्षेत्रीय कौन से मुद्दे हैं, यानी किसी प्रांत का और राष्ट्र का कौन कौन से मुद्दे हैं। और प्रमुख वैश्विक यानी विश्व के क्या क्या मुद्दे हैं। इनमें प्रमुख है वायु प्रदूषण,
जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, फिर शोर प्रदूषण, फिर अपशिष्ट का निपटान कैसे करेंगे, जैसे ठोस हो चाहे तरल हो चाहे जैव हो, इनका कैसे निपटान करेंगे, चिकित्सा मतलब इनका कैसे निपटान करना है हम लोगों को। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह जो होते हैं, मोबाइल वगैरह, ये भी एक तरह का अपशिष्ट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका कैसे करते हैं। फिर जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण के बारे में देखेंगे कि मानव स्वास्थ्य पर इन प्रदूषणों को क्या क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखते हैं कि भाई प्रदूषण के बारे में लोग जो है ये ऊर्जा संसाधनों का यूज़ करते हैं, तो इनका प्रदूषण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधनों के बारे में देखेंगे। प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, मृदा हो गई, जल हो गया, भूतापीय बायोमास ऊर्जा हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, ये सारे देखेंगे। और वन के बारे में, कितने प्रकार के वन होते हैं विश्व में और कितने प्रकार के भारत के अंदर वन हैं, इनके बारे में देखेंगे। फिर मेन है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप के बारे में देखेंगे, ये कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे, बाढ़ के बारे में देखेंगे, सुनामी के बारे में देखेंगे और भूस्खलन के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा समुद्री तूफान भी आते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। वायुमंडलीय विक्षोभ, इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर पर्यावरण के बारे में कौन कौन से अधिनियम बने हैं, कौन कौन से संसार के अंदर, विश्व के अंदर, यूएनओ के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल, कौन कौन से सम्मेलन, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी राष्ट्र ने क्या क्या प्रयास किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या समझौते हुए हैं, प्रयास हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, रियो शिखर सम्मेलन पढ़ेंगे, जैव विविधता पर सम्मेलन जो हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। तापमान वृद्धि पर जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है उसके बारे में देखेंगे। अभी जो थोड़े दिनों पहले पेरिस सम्मेलन हुआ है उसके बारे में देखेंगे। और फिर लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो ये सारा अपना जो भी टॉपिक्स हैं ये सारे अपने हैं सिलेबस में, और इन सब सिलेबस का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विकास और पर्यावरण में। विकास और पर्यावरण में हम लोगों ने देखा था कि हम SDG और MDG, SDG मीन्स सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और MDG मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, SDG और MDG के बारे में। ये SDG क्या होता है, MDG क्या होता है, ये क्यों लाया गया, क्या वजह है कि ये सब लेके आए हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई पर्यावरण का बहुत सारा ह्रास हुआ है। औद्योगिक क्रांति जैसे हुई है, यूरोप वगैरह के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई है, जिसके कारण वहीं से स्टार्ट हो गया पर्यावरण का ह्रास होना। और एक समय ऐसा आता है कि कहते हैं कि भाई 1990 के बाद में हर साल 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ़ भी पिघलने लग जाएगी, और जिसकी वजह से बहुत सारी भूमि है वो भूमि भी पानी के अंदर डूब जाएगी, और जिसके कारण जैव विविधता हमारी है उसका लगातार ह्रास हो रहा है और आगे भी हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे इस पर्यावरण को क्या है कि हम संरक्षण में रखें, और पर्यावरण को संरक्षण रखेंगे तो इसके लिए हमारे ज़रूरी है कुछ लक्ष्य बनाए जाए, और वो लक्ष्य बनाए तो वो लक्ष्य किस तरह से हासिल करना है, कैसे उनको अचीव करना है, ये सारा इसके अंदर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ये कोई एक देश की आपदा नहीं है, पर्यावरण का प्रदूषण है पूरे वैश्विक आपदा है, और इस वैश्विक आपदा है तो पूरे विश्व के देशों को साथ में बैठ करके इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक हुई, और उसके अंदर ये कहा गया कि 2030 तक सतत विकास के लिए एजेंडा बनाए जाए, और उस सतत विकास में 17 विकास लक्ष्य रखे गए जिसे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, और इसके अंदर 169 टारगेट्स रखे गए हैं, 169 टारगेट्स रखे गए हैं। कौन कौन से टारगेट्स जिनके बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले हम 169 टारगेट्स, जिसमें 17 विकास लक्ष्यों के अंदर ये सारे टारगेट्स शामिल हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि सतत विकास है क्या, बाकी सब चीज़ ठीक है,
कि भाई सतत विकास इसलिए लेके आए थे कि भाई हमें पर्यावरण है और पर्यावरण के बारे में देखना है। तो सतत विकास क्या है, सबसे पहले सतत विकास के बारे में जानना जरूरी। सतत विकास क्या होता है कि जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है अभी, तो हमें कोई भी काम इस तरह से करना है कि हमारा भी काम पूरा हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी, उसके लिए भी वो सारी चीज़ें बची हुई रह जाए। मेनली मोटा मोटी हम डेफिनेशन समझने के लिए कह सकते हैं कि सतत विकास वो विकास होता है कि हम अपना भी काम पूरा हो जाए, पर्यावरण का कोई हास नहीं होना चाहिए और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उस पीढ़ियों के लिए भी वो उपयुक्त रूप से वो उन्हें उपलब्ध हो। मानव जो होता है, मानव उपभोग पर विश्वास करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इन दिनों अभी जो पीढ़ियां चल रही है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई क्या होगा आगे, हमें हमारी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। हमें मतलब नहीं है कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो होती है उस पीढ़ियों को कुछ अच्छा मिले या नहीं मिले। लेकिन सतत विकास के अंदर ये शामिल है कि नहीं, आपको आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों का भी आपको ध्यान में रखना है कि उन पीढ़ियों को भी हमारे पर्यावरण है उनको हम खराब पर्यावरण ना मिले, उनको भी अच्छा पर्यावरण, अच्छा वातावरण मिले। तो भाई सतत विकास लक्ष्य के आधार पर क्या मतलब, सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो पर्यावरण और विकास पर जब 1983 के अंदर बर्टलैंड कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके अनुसार ये कहा गया, नाम याद रखना, बर्टलैंड कमीशन। सबसे पहले सतत विकास के बारे में बात की थी वो बर्टलैंड कमीशन ने की थी, जो 1987 के अंदर हुई थी और विश्व आयोग गठित हुआ था 1983 के अंदर। तब रिपोर्ट में कहा गया था कि आने वाली जो पीढ़ी होती है उसको अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता से समझौता नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी समझौता क्यों करेगी? क्योंकि जब हम अभी पर्यावरण का पोल्यूशन कर देंगे, तो अभी नहीं करना है हम लोगों को। तो यही कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास है। मतलब हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाए। यानी हमारी भी, बर्टलैंड कमीशन ने, सबसे पहले किसने कहा था ये बात? बर्टलैंड कमीशन ने की थी, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के अंतर्गत कहा गया था, जो 1983 के अंदर बना था। इसके अंदर ये कहा गया था कि आने वाली पीढ़ी यानी जो हमारी आगे आएगी पीढ़ी, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करना पड़े। समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास है। सतत विकास क्या है कि भाई हमें इस पर्यावरण को बचा के रखना है, अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है लेकिन पर्यावरण को बचा के रखना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को समझौता नहीं करना पड़े अपने विकास में। तो फिर भाई एसडीजी क्यों लेके आए? एमडीजी पहले से ही था, एसडीजी से पहले एमडीजी आ चुका था। यानी सतत विकास लक्ष्य क्यों लेके आए थे? एमडीजी में ऐसी क्या कमी थी? तो हम एमडीजी के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एमडीजी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि अभी एसडीजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमडीजी जो है वो 2015 के अंदर उसका ख़त्म हो गया टाइम पीरियड। क्यों ख़त्म हो गया एमडीजी और फिर क्यों एसडीजी लेके आए थे? एमडीजी इसलिए लेके आए थे कि भाई एमडीजी तो लेके आए थे पर्यावरण का बचाना है हम लोगों को, और उसकी अवधि जो है 2015 में ख़त्म हो गई, और पर्यावरण सुरक्षा करनी है और मानव का विकास करना है, इसलिए एसडीजी लाना पड़ा। और एसडीजी कब लाए थे? संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा था, 2016 के अंदर आया था। 17 विकास लक्ष्य रखे गए थे। 17 विकास लक्ष्य क्या क्या हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये विकास लक्ष्य जो भी हैं एसडीजी के अंदर, ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर यूएनडीपी ने दिए हैं। किसने दिए हैं? यूएनडीपी ने दिए हैं 2030 के अंदर। 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्ति करना है और भारत कहाँ तक सक्षम हुआ है वो भी देखना है हम लोगों को। 17 विकास लक्ष्य क्या क्या हैं? ये 17 विकास लक्ष्य मैं आपको बता दूं कि भाई लाइन वाइज याद होने ज़रूरी है, पॉइंट वाइज ऐसे नहीं है कि भाई बीच में कोई भी पॉइंट चलेगा, नहीं। ये 17 विकास लक्ष्य रेगुलर याद होना ज़रूरी है और मेरे पास ट्रिक है, मैं ट्रिक के जरिए आप लोगों को ये सारी याद करवाऊंगा। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई 17 विकास लक्ष्य क्या क्या है। गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्ति, ये पहला लक्ष्य है। यानी गरीब जो भी है वो गरीबी को ख़त्म करना है। पूरे विश्व के अंदर लोगों को, जो गरीब है उसके अंदर, जब वैश्विक संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा है उसके अंदर लोगों को
$1.25 रुपए से भी कम जिंदगी जीनी पड़ रही है लोगों को, वो गरीब कह लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो लोग $1.25 से कम रुपए कमाते हैं वो सब गरीब के अंदर शामिल है। और गरीब के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति होना पहला लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य का। मान लो पहला क्वेश्चन ही यहीं से उड़ जाता है, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन उड़ जाता है यहाँ से, आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मान लो नेट एग्जाम के अंदर सतत विकास लक्ष्यों में पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि निम्न में से सतत विकास लक्ष्यों में गरीबी के बारे में कौन सा सत्य है। गरीबी के बारे में कौन सा सत्य है, ध्यान से सुनिएगा। गरीबी के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा सही है। पहला पॉइंट ये दे दिया कि पूरे विश्व में गरीबी की 75% तक की समाप्ति। दूसरा पॉइंट ये दे दिया कि गरीबी को न्यूनतम स्तर पर लेके जाना, गरीबी को न्यूनतम स्तर तक लेके जाना, न्यूनतम स्तर तक लेके जाना है। दूसरा ये दे दिया। तीसरा ये दे दिया कि संपूर्ण रूप से गरीबी की समाप्ति या सभी रूपों की गरीबी की समाप्ति। और चौथा पॉइंट आपको ये दे दिया कि विकसित या विकासशील देशों में गरीबी की समाप्ति। अब देखो, आपको पहला पॉइंट ये लिख रखा है कि गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति होनी चाहिए। अब आप देखोगे कि भाई पहला पॉइंट 75% गरीबी की समाप्ति, ऐसा तो पहला पॉइंट नहीं कह रहा है ना। दूसरा, गरीबी का स्तर न्यूनतम करना, न्यूनतम की कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। संपूर्ण रूप से गरीबी की समाप्ति, हाँ सभी रूपों से पूरे विश्व की समाप्ति ये हो सकता है। और फोर्थ नंबर हम पॉइंट देखते हैं कि गरीबी का जो है वो विकसित या विकासशील देशों से, किससे, विकसित या विकासशील देशों से। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं की है, विकसित या विकासशील देशों की कहीं बात की है क्या, कहीं बात ही नहीं की है विकसित या विकासशील देशों की। तो यानी हमारा तीसरा पॉइंट सही होगा कि संपूर्ण रूप से गरीबी की समाप्ति। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड लक्ष्य कौन सा है, भूख की समाप्ति। पहला तो है गरीब की सभी रूपों में गरीबी की समाप्ति। दूसरा है भूख की समाप्ति, यानी खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि। 3 पॉइंट इसके अंदर शामिल है। कैसे होगा भूख की समाप्ति, कैसे होगा, भूखमरी नहीं होनी चाहिए किस तरह की भी। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले पॉइंट की तरह, इस तरह नहीं है भाई 75% तक की भूखमरी हो या फिर कोई विकासशील या विकसित देशों की हो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। भूख की पूर्णतः समाप्ति होनी चाहिए। और वो किस तरह से समाप्ति होगी, खाद्य सुरक्षा के जरिए। हमारे यहाँ पे खाद्य सुरक्षा बिल आया है जिसके जरिए जो भी अनाज, गेहूँ, चावल ये सब मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा बिल है, उसके जरिए आप लोगों को क्या है कि भूख की समाप्ति। बेहतर पोषण, किस तरह से बेहतर पोषण मिले कि भूख की समाप्ति हो। ऐसा नहीं है कि आपको खाना मिल जाए वो हो जाए भूख की समाप्ति, नहीं, बेहतर पोषण भी उसके अंदर शामिल है। आप लोगों को पूर्णतया तरीके से जितनी मात्रा चाहिए उतनी कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, उतनी ही आप में प्रोटीन होनी चाहिए, उतना ही आप लोगों के वसा होनी चाहिए और उतने ही विटामिन शामिल होने चाहिए, यानी बेहतर प्रोटीन होना चाहिए। और टिकाऊ कृषि, टिकाऊ कृषि का क्या मतलब होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली कृषि को टिकाऊ कृषि कहते हैं। टिकाऊ कृषि ऐसे नहीं है कि भाई लंबे समय तक चलने वाली कृषि, नहीं, पर्यावरण को जो ध्यान में रख के कृषि की जाती है उसको टिकाऊ कृषि कहते हैं। 1 नंबर गरीबी हो गया। पहला कौन सा है, गरीबी के बारे में 1 नंबर है गरीबी। 2 नंबर भूखमरी। भूखमरी में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट भूखमरी समाप्त हो जाए, नहीं, भूखमरी के अंदर खाद्य सुरक्षा यानी सब तक खाद्य की पहुंच हो, बेहतर पोषण हो जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में हो। और तीसरा टिकाऊ कृषि, यानी भूख की समाप्ति के अंदर आप एग्रीकल्चर करोगे तो ऐसी एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए जो पर्यावरण को नाश करे, नहीं, पर्यावरण को नाश नहीं करने वाली कृषि होनी चाहिए। पर्यावरण को जो बचाए जाने वाली कृषि करे उसको टिकाऊ कृषि कहते हैं। तीसरा लक्ष्य कौन सा है, तीसरे लक्ष्य की बात करते हैं कि सभी आयु वर्ग के लोगों को, बूढ़े हो चाहे जवान हो चाहे छोटे बच्चे हो, उनकी स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और उनका स्वस्थ जीवन हो, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। सभी आयु के लोग,
ऐसा नहीं है कि खाली महिला की बात कर रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। जैसे कि क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सतत विकास लक्ष्यों में स्वास्थ्य के बारे में किन के बारे में कहा गया है? केवल महिलाओं, केवल बच्चों, केवल वृद्धजनों, या सभी आयु के वर्ग के लोगों के बारे में कहा गया है? तो सभी आयु के वर्ग के लोगों में कहा गया है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना चाहिए। स्वस्थ जीवन ऐसे नहीं होता है, स्वास्थ्य ऐसे नहीं होता है कि आप बीमार पड़ गए तो स्वास्थ्य नहीं, आपका मेंटली हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, इसमें शामिल है। सुरक्षा का मतलब ये होता है कि आप लोगों को रहने के लिए घर होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में आप लोगों के सुरक्षा यानी हॉस्पिटल, अस्पताल, इनकी भी सुविधाएं आपको पूर्णतः रूप से मिलती रहे। स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने, ये है सभी आयु वर्ग के लोगों को तीसरा पॉइंट। चौथा है समावेशी विकास और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा। ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, हर पॉइंट में, हर वर्ड में आप लोगों के एक पॉइंट मिलेगा। समावेशी, समावेशी का क्या मतलब होता है? पॉइंट देखो, पॉइंट के अंदर आता है समावेशी। समावेशी का मतलब होता है कि अमीर गरीब के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये अमीर है ये गरीब है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब बराबर हो। यानी समावेशी विकास वंचित वर्ग और निचला तबका, जो समाज का सबसे निचला तबका है, उसको भी वहाँ तक भी शिक्षा की पहुँच होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, पहला गरीबी हो गया, दूसरा भूखमरी हो गया, तीसरा स्वास्थ्य हो गया, और चौथा समावेशी और न्याय संगत शिक्षा। और न्याय संगत में भी गुणवत्ता युक्त। न्याय संगत इसका मतलब ये होता है कि भाई गरीब लोगों को मॉडल स्कूलों में जाने की इजाज़त नहीं होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब हो चाहे अमीर हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सब लोग मॉडल स्कूलों में जा सकते हैं, बोर्डिंग स्कूलों में जा सकते हैं। इसीलिए तो हमारे आरटी एक्ट लेके आए थे। आरटी एक्ट पता है आप लोगों को? आरटी एक्ट के बारे में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके अंदर ये कहा गया था कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार है, और इसको मूल अधिकारों के अंदर शामिल किया गया था। तो समावेशी, समावेशी का मतलब हो गया कि वंचित वर्ग और निचला तबका, गरीब हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ तक की शिक्षा की पहुँच होनी चाहिए। समावेशी का मीन्स ये होता है। और न्याय संगत, यानी ऐसा नहीं कि अमीरों को वहाँ पे जाने की इजाज़त है, गरीबों की इजाज़त नहीं है, या फिर SC ST को इजाज़त नहीं है, OBC जनरल को इजाज़त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय संगत होना चाहिए। गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई गुणवत्ता ही नहीं है शिक्षा की, नहीं, गुणवत्ता वाली शिक्षा होनी चाहिए। और सभी को सीखने का अवसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं जा सकती स्कूलों में, ऐसा नहीं है कि बूढ़े नहीं जा सकते स्कूलों के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सीखने का अवसर मिलना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, अपना पांचवा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है लैंगिक समानता, यानी लिंग समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाए। जैसे कि मान लो लड़कियां जो है वो पढ़ नहीं सकती, केवल लड़के ही पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंगिक समानता होनी चाहिए। लड़कियां हैं वो किसी ऑफिस में काम नहीं कर सकती, लड़कियां हैं वो देर रात तक काम नहीं कर सकती, लेकिन देर रात तक काम करे, तो इसके लिए वो वातावरण उपलब्ध करवाना। लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, तो इस तरह के अवसर प्रदान करना और महिलाओं और लड़कियों को इस तरह से सशक्त करना, ये अगला SDG का लक्ष्य है। SDG मीन्स सतत विकास लक्ष्य, जिसको मैं SDG बोल रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 विकास लक्ष्य हैं, उनमें से 5 विकास लक्ष्य कौन कौन से? पहला गरीबी, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा, और 5वां है लैंगिक समानता। नेक्स्ट देखते हैं छठा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले है छठा पॉइंट, सभी के लिए स्वच्छता और पानी। स्वच्छता सभी जगह होनी चाहिए, इसीलिए तो मोदी जी ने योजना चलाई है, स्वच्छ भारत योजना। ठीक है, स्वच्छ भारत योजना SDG का ही भाग है, ऐसे नहीं है अलग से बनाया गया है, SDG का ही भाग है स्वच्छता। यानी स्वच्छ भारत मिशन जो बनाया गया है, ये योजनाएं जो चलाई जाती है, ये योजनाएं SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है, और ये UNO के द्वारा बनाई गई है। तो संपूर्ण विश्व, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील देश हो,
ऐसा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि खाली विकसित देशों के लिए है या विकासशील देशों के लिए है, नहीं, ये सब देशों के लिए है, सब देशों के लिए है। और सब देशों के लिए स्वच्छता की परिभाषा स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छता सबको उपलब्ध होना चाहिए, सबका मूल अधिकार होना चाहिए स्वच्छता रखने का। और पानी का सतत प्रबंधन, ऐसा नहीं है कि पानी गिरा रहे हो और आप क्या है कि पानी के अंदर मंजन कर रहे हो और पानी गिर रहा है, नल चालू है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सतत प्रबंधन होना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए सतत विकास का क्या मतलब है कि हम पानी अभी तो ख़त्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी क्या यूज कर पाएगी उसको, नहीं, हमें पानी उतना ही यूज करना है कि हमारी भी आवश्यकता पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं करना पड़े, वही सतत प्रबंधन कहलाता है। तो पानी का भी वैसे ही सतत प्रबंधन करना है, वैसे ही हमें स्वच्छता रखनी है और पानी का सतत प्रबंधन करना है। तो अगला पॉइंट जो है अपना छठा पॉइंट है या छठा जो लक्ष्य है वो है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट है सातवां पॉइंट, जो सातवां विकास लक्ष्य है वो कौन सा है? सातवां विकास लक्ष्य की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? सातवां विकास लक्ष्य। पहला विकास लक्ष्य गरीबी के बारे में है, पहला हमने देखा था गरीबी के बारे में, दूसरा हमने भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा समावेशी न्याय संगत शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता। और ये पॉइंट ऐसे ही याद करने हैं रेगुलर, और इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को, ऐसे नहीं है, अभी समझो एक बार, बाद में हम लोग इसके ट्रिक भी देखेंगे कि भाई किस तरह से याद करना है इसको। मैंने एक कहानी बना रखी है इसकी और कहानी के रूप में हम इसको याद करेंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या हैं 17 विकास लक्ष्य, उसके बाद में हम लोग क्या है कि इसकी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि भाई सातवां विकास लक्ष्य कौन कौन सा है। सस्ती और विश्वसनीय, सस्ती होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप महंगी उपलब्ध करवा रहे हो। आज जब महंगी उपलब्ध होगी तो प्रत्येक गरीब और वंचित तबके तक कैसे पहुंच पाएगी एनर्जी। सस्ती होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि भाई सीधे नंगे तार है और कोई किसी को करंट आ जाए, ऐसे नहीं, विश्वसनीय होनी चाहिए। टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। टिकाऊ का मतलब ये नहीं होता है कि भाई बहुत लंबे समय तक चलने वाली। टिकाऊ का मतलब होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो उत्पादन किया जाता है उसको कहते हैं टिकाऊ। टिकाऊ खेती, टिकाऊ ऊर्जा, टिकाऊ ऊर्जा, टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती का मीन्स होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रख के की जाने वाली कृषि। और टिकाऊ ऊर्जा का मतलब है कि पर्यावरण को ध्यान में रख के उत्पन्न की गई ऊर्जा। जैसे कि मान लो हम नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, या ये तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो तापीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो पोल्यूशन होता है कि नहीं, वायु प्रदूषण होता है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसके अंदर भी विकिरण प्रदूषण होता है। तो हमें ऊर्जा का ऐसा करना है कि सस्ती होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और टिकाऊ होनी चाहिए, और ऐसी आधुनिक ऊर्जा तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। इसीलिए तो सौर ऊर्जा लाए गए थे, इसीलिए तो पवन ऊर्जा लेके आए थे। क्यों? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा सस्ती है, विश्वसनीय है, टिकाऊ है और आधुनिक है, सब चीज़ें इसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। फिर अगला विकास लक्ष्य यूएनओ ने क्या बताया था, यूएनडीपी के आधार पर, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास हो। समावेशी का मतलब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। समावेशी का मतलब होता है कि वंचित वर्ग के तबके तक भी पहुँच, वंचित वर्ग और गरीब, वंचित और गरीब की बात कर रहे हैं। समावेशी का मतलब होता है कि एकदम वंचित और गरीब तबके तक पहुंच बनाना। और सतत का मतलब मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सतत का मतलब है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को अपने आवश्यकताओं के साथ समझौता ना करने पड़े, इसी तरह हम अपनी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। पानी गिर रहा है और हम पानी को हाथ धो रहे हैं और पानी चालू नल है छोड़ के आगे हम लोग, इस तरह का काम हम नहीं करना चाहिए। नहाने के अंदर हम जब एक बाल्टी का यूज कर सकते हैं तो हम 2 बाल्टी क्यों खराब करें? क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी अपनी आवश्यकताओं के साथ समझौता ना करे। यही होता है सतत विकास लक्ष्य। तो समावेशी आर्थिक विकास होना चाहिए, यानी वंचित वर्गों का भी आर्थिक विकास होना चाहिए, उनको भी काम करने का अधिकार होना चाहिए, उनको भी मेहनताना मिलने का अधिकार होना चाहिए, मजदूरी मिलने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण और उत्पादक रोजगार मिलना चाहिए, पूर्ण मिलना चाहिए रोजगार, ऐसा नहीं है कि आपको 6 दिन लगाया 10 दिन छुट्टी रख दिया, नहीं। और उत्पादक यानी उसको भी कुछ उत्पादन होना चाहिए, ऐसा रोजगार मिले, और बेहतर कार्य होना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए,
समावेशी और सतत आर्थिक विकास, ये मेन लक्ष्य है, 8वां लक्ष्य है। अगला है औद्योगिकरण, मेन पॉइंट है अगला 9वां जो लक्ष्य रखा गया है वो कौन सा है, औद्योगिकरण के बारे में है। लचीला बुनियादी ढांचा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बुनियादी ढांचा जो होता है ना, जैसे सड़कों का निर्माण करना या फिर जल या फिर बिजली, इनका जो बुनियादी जो ढांचा है, इनकी जो प्राप्ति होती है वो लचीली होनी चाहिए। ऐसे नहीं होते कागजों के अंदर आप उलझ के रह जाओ और काम ही नहीं कर पाओ, नहीं। औद्योगिकरण के अंदर लचीला बुनियादी ढांचा होना चाहिए, आपको आराम से ये सारी चीज़ें मिल जाए, आराम से ये सारी चीज़ें मिल जाए। और समावेशी और सतत औद्योगिकरण होना चाहिए। समावेशी और सतत औद्योगिकरण मतलब समावेशी यानी वंचित वर्ग और निचले तबके को भी उद्योग बढ़ाने का आपको उनको भी अवसर मिलना चाहिए। और सतत में पर्यावरण का भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इस सतत औद्योगिकरण के कारण ही CSR आया था। एक पॉइंट होता है CSR क्या होता है कि एक तरह की कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। एक तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने जो उद्योग लगा रहे हैं उन लोगों ने जितना पर्यावरण का ह्रास किया है, जितना पर्यावरण का नाश किया है, उस पर्यावरण की भरपाई के लिए आप लोगों को अपने लाभ का, प्रॉफिट का 2% जो होता है, वो आपको प्रॉफिट का 2% है, वो पर्यावरण के विकास के लिए आपको लगाना पड़ेगा। तो सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला कि नहीं मिला CSR के थ्रू? कुछ लोग जंगल लगाते हैं, कुछ लोग टॉयलेट बनाते हैं, कुछ लोग मतलब जनता के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ अपने प्रॉफिट का हिस्सा लगाते हैं। और मेन देशों के अंदर जो असमानता है उसको कम करना। 10वां विकास लक्ष्य कौन सा है? देशों के बीच और भीतर, यानी विकसित और विकासशील देश किसी की बात नहीं कर रहा है, सब देशों की बात कर रहा है। और आपस में देशों के बीच और अपने देश के खुद के अंदर भी असमानता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वर्ग भेद हो रहा है, जाति भेद हो रहा है, महिला और पुरुषों के बीच में असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देशों के बीच में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई विकासशील देश है, विकसित देश है और अल्प विकसित देश है, तो आपस में एक दूसरे क्या करते हैं कि व्यापार नहीं करने दे रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। असमानता नहीं होनी चाहिए। तो ये 10वां विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य है। अगला है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरों का और मानव बस्तियों का निर्माण होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी जब ट्रंप भारत के अंदर आए थे तो मोदी जी ने क्या हुआ कि अहमदाबाद की जितनी भी झुग्गी बस्तियां होती है ना, उन बस्तियों के बाहर चारों ओर होर्डिंग लगा के उनको छिपा दिया था। क्यों छिपा दिया था? ताकि उनको ये पता नहीं चले कि हमारा भारत देश है वो सतत विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर नहीं है। उनको ये लगे कि भारत है वो सतत विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। इसीलिए तो सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरों का निर्माण कर रहा है, मानव बस्तियों का निर्माण कर रहा है। उनको ये लगना चाहिए। तो ये 11वां विकास लक्ष्य है और इस मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। भारत जो है इस मामले में पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। मुंबई के अंदर बहुत सारी स्लम्स हैं, दिल्ली के अंदर बहुत सारी स्लम्स है। स्लम्स मीन्स झुग्गी बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं। उनकी ना तो सुरक्षा है, ना ही उनका टिकाऊ शहर है, क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है तो हो रहा है। और मानव बस्तियों का निर्माण ऐसा करना है कि वो सुरक्षित हो, लचीले हो, टिकाऊ हो, ऐसे मानव बस्तियों का निर्माण करना है। ये 11 विकास लक्ष्य हो गया। 12वां विकास लक्ष्य कौन सा है कि 12वां विकास लक्ष्य की बात करते हैं। सतत विकास लक्ष्य यानी स्थायी खपत वाली और उत्पादन वाला पैटर्न होना चाहिए। स्थायी खपत यानी कोई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि ख़त्म हो जाए तो फिर किस काम की। जैसे कि मान लो कोयला जो है उससे हम ऊर्जा, तापीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कोयले से करते हैं कि नहीं करते? तापीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कोयले से। और इसी तरह से हम एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं सूर्य से, सौर ऊर्जा कहते हैं। तो स्थायी कौन सी खपत है? स्थायी खपत है सौर ऊर्जा, क्योंकि वो हमेशा स्थायी रहेगी। तापीय ऊर्जा क्या स्थायी है? क्या नहीं स्थायी है। पवन ऊर्जा स्थायी है कि नहीं है? स्थायी है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटे से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, स्थायी है। जबकि नाभिकीय ऊर्जा स्थायी है क्या? नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक जब खत्म हो गए, परमाणु नाभिक, तब कहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी? तो हम लोगों को ऐसा उत्पादन करना है। ये तो केवल मैं बात ऊर्जा की कर रहा हूँ, खाली ऊर्जा की नहीं, अन्य चीज़ों में भी उत्पादन ऐसा करना है कि उनकी खपत जो है वो स्थायी होनी चाहिए और उत्पादन का पैटर्न है वो इस तरह से सुनिश्चित करना चाहिए कि खपत वो लंबे समय तक चले। अगला है जलवायु परिवर्तन।
जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हमने सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात की थी कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर साल 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। और मानसून है जो हमारे इंडिया के अंदर आता है वो कभी अनिश्चित है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बारिश होती ही नहीं है। तो ये किसके कारण हो रहा है? जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने जो औद्योगिकरण जो किया था अंग्रेज़ों ने, उससे लेकर के आज तक हम लोग उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना रहे हैं। कौन सी संस्कृति अपना रहे हैं? उपभोक्तावादी संस्कृति। यानी हम लोग संस्कृति जो अपना रहे हैं वो उपभोक्तावादी है। हमें अपने से मतलब है, हमें नहीं मतलब है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने इसके कारण हमने अपने पर्यावरण का बहुत ह्रास किया। ओजोन परत का क्षरण हुआ है, उसके बाद में हमारे तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वायु, जल, पृथ्वी ये सारा प्रदूषण बढ़ा है, तो जलवायु परिवर्तन भी हुआ है। और हिम जो है वो हिमस्खलन बढ़ा है और बर्फ़ पिघलने लगी है, कई द्वीप वगैरह डूबने लगे हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? बाढ़, वर्षा, अल्पवर्षा और मरुस्थल का फैलाव, ये किसके कारण हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन है, उससे रोकने के लिए तत्काल कोई कार्रवाई करो। इसीलिए तो भारत ने सबसे पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी बनाया है कि हम जलवायु परिवर्तन के लिए हम कुछ न कुछ कदम ज़रूर उठाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, रियो शिखर सम्मेलन हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है। ये सारे प्रोटोकॉल क्यों हुए? जलवायु परिवर्तन के रोकने के लिए। पेरिस सम्मेलन हुआ है जिसे अमेरिका अभी बाहर हो गया। क्यों हुआ बाहर? क्योंकि उसके औद्योगिकरण के अंदर ये बाधा बन रहा था और वो नहीं चाहता था कि हमारे उद्योग धंधों का विनाश हो। तो इसके लिए हम लोगों को कार्रवाई करना, ये था 13वां सतत विकास लक्ष्य। 14वां कि स्थायी सतत विकास होना चाहिए। स्थायी सतत विकास का मतलब है कि एक तो स्थायी होना चाहिए, लंबे समय तक चलने वाला। सतत मीन्स होना है कि भाई आने वाली पीढ़ी को अपने उपभोक्ताओं के जो उपभोग करने वाली चीज़ें हैं उनके साथ समझौता नहीं करना पड़े, और साथ में ही हमारी भी अपनी आवश्यकताओं की पूरी हो जाए। उसके विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों हैं उनका संरक्षण करना और उनका उपयोग करना। जैसे कि मान लो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये जो मत्स्य पालन वगैरह ये जो करते हैं ये लोग, ठीक है, और समुद्र के अंदर अगर सही समुद्र रहेगा तो क्या समुद्र के कारण अम्ल वर्षा होती है? क्यों होती है अम्ल वर्षा? कभी सुना? क्योंकि समुद्र के अंदर जब प्रदूषण हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है वो फैल जाती है। और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो भाप के साथ, जब भाप बनती है तो भाप के साथ बादल निर्माण करती है, तो उसके साथ चली जाती है। और जब वापस वर्षा होती है तो ये SO2 जो है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है, वो वायुमंडल के अंदर फैल जाती है और जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है, और जिसके अंदर हमारा वायुमंडल का भी विनाश होता है, साथ में पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचता है, साथ में कृषि को भी नुकसान पहुंचता है, और कृषि को नुकसान पहुंचता है तो जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्थायी सतत विकास करो, और स्थायी सतत विकास के लिए ये भी ज़रूरी है कि समुद्र और समुद्री संसाधनों का क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए और उनका उपयोग किया जाए। तो ये हमारे 14 विकास लक्ष्य हुए हैं। कितने हो गए? 14 विकास लक्ष्य हो गए। उसके अलावा हम लोगों ने विकास लक्ष्यों के अंदर ये भी देखा है कि भाई सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले 15वां जो पॉइंट है वो कौन सा है? सतत उपयोग। सतत उपयोग मतलब आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर सके, उसको बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी प्रणाली यानी सुरक्षित जंगल, भूमि का विनाश और जैव विविधता, इसको नुकसान को रोको। ऑब्वियसली बात है, हम इतनी देर से बात इसी की तो कर रहे हैं कि भाई जब परिस्थितिकी भी सही नहीं रहेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या सतत उपयोग होगा? नहीं उपयोग होगा सतत। जैसे कि हम खानों से सब कुछ हम निकाल के ले गए, मान लो पत्थर है, घर बनाने के लिए काम आता है पत्थर, हम उस पत्थर का सब कुछ यूज़ कर लेते हैं अपने, तो आने वाली पीढ़ी क्या आसमान के नीचे रहेगी क्या? नहीं ना। हमें उपयोग इस तरह से करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका समुचित रूप से उपयोग कर सके। तो जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता, हमने क्या किया? सभी पेड़ पौधों को काट दिया, तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। तो इन सब को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये हमने 15 हो गए। 16वां जो सतत विकास लक्ष्य है वो कौन सा विकास है? कि सभी के लिए न्याय। सभी के लिए कौन सी है?
न्याय। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियां बढ़नी चाहिए। शांतिपूर्ण यानी शांति बढ़ाने वाली, और समावेशी का मीन्स मैं बता रखा हूँ आपको कि वंचित वर्ग और निचले तबके को भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। वंचित और निम्न तबका मीन्स जिनको मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल पा रही है, रोटी कपड़ा मकान। ऐसी समितियां बढ़े कि वो उनके प्रति जवाबदेही बने और उनके लिए न्याय व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। और इन सब के लिए वैश्विक भागीदारी होना जरूरी है, और इस वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए साधनों को अपनाओ, जैसे कि पेरिस सम्मेलन, रियो डी जनेरियो का शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल। ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी बननी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक जो है हम लोगों ने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बात की है, और इन सतत विकास लक्ष्यों के बारे में हम वापस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, वापस देख लेते हैं कौन कौन से। पहले हम गरीबी के बारे में बात कर रहे थे, फिर हमने बात की भूखमरी के बारे में, फिर हमने स्वस्थ जीवन, और उसके बाद में समावेशी न्याय संगत शिक्षा, फिर लैंगिक समानता, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, और फिर छठा पॉइंट में हम स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन, फिर सस्ती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा, फिर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, फिर लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी और सतत औद्योगिकरण, फिर देश और देशों के बीच में आपस में असमानता कम करना, और सुरक्षित लचीला टिकाऊ शहरों और मानव बस्तियों का निर्माण करना, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके प्रभाव से निपटने के लिए कार्रवाई करना, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनका उपयोग करना सही तरीके से, पारिस्थितिक का तंत्र और इनको जो है बिगड़ रहा है उसको रोकने के लिए उपाय करना, समावेशी समितियों की स्थापना करना ताकि वो क्या है कि सभी भी न्याय सुनिश्चित कर सके, और वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए कोई भी साधन है वो साधन अपनाना। ये सारे बात थी हमारी सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य क्यों लेके आए थे? इसलिए लेके आए थे सतत विकास लक्ष्य कि भाई आने वाली जो पीढ़ी होती है वो भी पीढ़ी अपने जो उपभोग कर रही है चीज़ों उनके साथ समझौता ना करे, और जो आज हमारी पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, इसलिए एसडीजी लेके आए थे। तो भाई साहब हम लोगों ने एमडीजी भी देखा था, मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गोल्स, यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। वो क्या थे भाई? उनके बारे में तो बात जिक्र हुआ नहीं। एसडीजी जो है अभी आया था 2015 के बाद में, उसकी तो बात कर ली थी। तो एमडीजी क्या है? एमडीजी ख़त्म क्यों कर दिया? 2015 तक ही क्यों रखा गया था? ऐसा किया था कि एमडीजी को हमें हटाना पड़ा और एसडीजी को लेके आए थे। तो ये जो एमडीजी है किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम पहले बात कर रहे हैं एमडीजी, इसको कहते हैं सहस्त्राब्दी। मिलेनियम मीन्स होता है सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इनको हटा करके सतत विकास लक्ष्य आए थे, इनकी जगह हटा करके सतत विकास लक्ष्य आए थे। ये जो लक्ष्य थे, ये लक्ष्य 1990 के अंदर बन गए थे, लेकिन 2000 के अंदर यूएनओ ने इसे स्वीकार किया था। यूएनओ ने कब स्वीकार किया था? 2000 के अंदर स्वीकार किया था, लेकिन ये बन कब गए थे? 1990 तक बन गए थे, और 2015 तक थे। कब तक थे? 2015 तक थे। इसके अंदर 8 गोल थे और 18 टारगेट्स थे। कितने गोल है इसके अंदर? 8 गोल। अब बताओ 8 गोल ज़्यादा है या 17 गोल ज़्यादा है? 17 गोल ज़्यादा है। इसके अंदर 18 टारगेट्स है और उसके अंदर 169 टारगेट्स हैं। तो कौन से टारगेट्स ज़्यादा बेटर हैं? तो सतत विकास लक्ष्य। तो हम कह सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्य जो है वो ज़्यादा व्यापक है, और ये जो एमडीजी है, सहस्त्राब्दी जो विकास लक्ष्य हैं, वो बहुत सारे संकीर्ण है। इनको बढ़ा दिया गया है, ये शामिल है 8 गोल इनके अंदर सतत विकास लक्ष्य के अंदर, इसीलिए एमडीजी को हटा दिया गया था। लेकिन हम लोगों के पॉइंट इसमें है सिलेबस में, तो हम एमडीजी के बारे में पढ़ेंगे कि एमडीजी क्या है। तो वो हम पहले सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे एमडीजी के बारे में। और ये याद नहीं होंगे ऐसा मत सोचना, मेरे पास ट्रिक है और मैं ट्रिक के जरिए आप लोगों को याद करवाऊंगा, ठीक है ना। एसडीजी को जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए यूएनओ ने क्या कहा है कि इनको कैसे प्राप्त करोगे?
तो इन्होंने कहा था कि भाई यूएनओ के अंदर ये कहा गया था कि भाई एसडीजी लक्ष्यों को जो प्राप्त करने के लिए सरकार को निजी क्षेत्रों के साथ, निजी क्षेत्र प्राइवेट क्षेत्र जैसे सीएसआर के बारे में हमने बात की थी, सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज वो समाज होता है जो समाज की वृद्धि के लिए, उनके लिए अच्छे काम करता है, वो कहलाता है नागरिक समाज। जैसे कि एनजीओ नागरिक समाज कहलाता है। एनजीओ के बारे में जानते हो? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, ये नागरिक समाज है। कैसे कि एनजीओ लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं कि नहीं काम करते हैं? लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे कि पर्यावरण को रोकने के लिए, नाम सुना है मेगा पाटेकर का? नहीं सुना होगा। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये दो चीज़ें देखना, आपके लिए होमवर्क है। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? इसके अंदर आप लोग देखोगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए एनजीओ चला रही है, कौन चला रही है, क्या चला रही है, कैसे चला रही है, इसके बारे में आप लोग देखना। सॉरी। तो ये नागरिक समाज है और सरकार और निजी तीनों क्षेत्र आपस में मिलकर के काम करेगी तो ही एसडीजी के लक्ष्य प्राप्त होंगे, और ये साथ में मिलकर के इनको काम करना पड़ेगा। तो इसका निष्कर्ष में हम क्या कहेंगे कि भाई सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना, समाज में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करना, और भारत को भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। अब भारत के अंदर क्या क्या प्रयास किए गए हैं भाई? भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए हर साल सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स जारी की जाती है, और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। और ये कब जारी करता है? प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंदर जारी करता है। कब जारी करता है? प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंदर। अब 2020 का दिसंबर आया नहीं है, तो दैट मीन्स इस साल का तो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स तो है नहीं, लेकिन लास्ट ईयर 30 दिसंबर 2019 के अंदर जारी किया गया, वो है नीति आयोग ने जारी किया था। कौन जारी करता है भाई? ध्यान रखना, नीति आयोग। हालांकि ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ कि भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के अंदर क्या क्या किया है। तो नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को जारी करता है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, और ये हर साल दिसंबर में जारी होती है। 2020 की आई नहीं है, जब आएगी तब मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। आप लोगों को अभी समझने के लिए 2019 के बारे में बात कर लेते हैं कि 2019 में क्या किया था। तो नीति आयोग जो है प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र है, उनकी रिपोर्ट जारी करता है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 17 पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स के अंदर किस किस राज्य ने किस तरह का अपना प्रदर्शन किया है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना प्रदर्शन किया है। इस पॉइंट के अंदर ये राज्य सही है, इस पॉइंट के अंदर ये राज्य सही है। तो ये सारे जो है हम लोग देखेंगे। तो इस सूची में पहला स्थान केरल का रहा है। 2019 की जो सतत विकास लक्ष्य भारत इंडेक्स है, उसके अंदर पहला स्थान किसका था? केरल का रहा है। अब सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के बारे में बात करते हैं कि यूएन जो है उनमें उसकी जो 17 रिपोर्ट्स हैं, 17 में से 16 लक्ष्यों ने शामिल किया है। नीति आयोग ने कितने लक्ष्य शामिल किए हैं? 16 लक्ष्य। एक लक्ष्य जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है। तो संयुक्त निर्धारित लक्ष्य है, उनमें भारत ने प्राथमिकता के आधार पर 16 लक्ष्य लिए थे, जबकि 2018 में तो केवल 13 लक्ष्य लिए थे। इस साल एक लक्ष्य छोड़ दिया है भारत सरकार ने, नीति आयोग ने, सॉरी भारत सरकार ने, नीति आयोग ने छोड़ा है। 16 लक्ष्यों के आधार पर भारत सरकार ने नीति आयोग ने इंडेक्स जारी किया है, और इसके 232 सूचकांक प्रणाली सूचकांक प्रणाली क्या होती है कि भाई जैसे गरीबी है, जब हम गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी के अंदर मापदंड क्या क्या रखे हैं? तेंदुलकर समिति आई, लकड़वाला समिति आई, ये जितनी भी समितियां आई, इन समितियों ने कहा था कि भाई इतनी कैलोरी होनी चाहिए, किसी ने कहा इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए, किसी ने कहा था कि इतनी दिन की आमदनी या दिन की जो आय होती है वो इतनी होनी चाहिए। इसके आधार पर गरीबी का आंकलन किया है। तो इसके जो है गरीबी के लिए कैलोरी वाली एक सूचकांक हो गया, दूसरा सूचकांक आय, इस तरह से अलग अलग सूचकांक लिए जाते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य का देखेंगे तो स्वास्थ्य का मतलब है कि मातृ मृत्यु दर कितनी है, और ये जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितनी है, ठीक है।
तो ये जितने भी है वो स्वास्थ्य के मानक रखे गए हैं। मेंटल स्वास्थ्य इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये जो अलग अलग सूचकांक शामिल किए गए हैं, तो इन 16 जो लक्ष्य हैं, इन 16 लक्ष्यों के 232 सूचकांकों के आधार पर और 100 निजी सूचकांकों के आधार पर प्रदर्शन शामिल किया गया है। और इसमें अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट में यानी जब 0 से 49 के बीच में आएगा तो उसको आकांक्षी राज्य कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? आकांक्षी। और 50 से 64 के बीच में आएगा तो उसे परफॉर्मर कहेंगे। और 65 से 99 आएंगे तो उसे फ्रंट रनर कहेंगे। और अचीवर उसे कहेंगे जिसने पूरा प्राप्त कर लिया हो 100%। तो ये सारे पॉइंट के आधार पर इन्होंने नीति आयोग ने राज्यों का प्रदर्शन शामिल किया है। तो हम लोगों ने आप लोगों को बताते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि भाई सतत विकास लक्ष्य जो हैं कब जारी किए गए थे? सतत विकास लक्ष्य कब जारी किए गए थे? 2016 में जारी किए गए थे। ऑप्शन में आएगा सीधा क्वेश्चन। यूएनओ की कौन सी संस्था जो है वो सतत विकास लक्ष्यों के कारण, कौन सी संस्था जो है सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है? तो यूएनडीपी ने किया था। किसने किया था? यूएनडीपी ने। कितने सतत विकास लक्ष्य हैं? कितने सतत विकास लक्ष्य हैं? तो टोटल 17 विकास लक्ष्य हैं। कितने विकास लक्ष्य हैं? 17 विकास लक्ष्य हैं। ठीक है ना। अब सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास क्या है? क्वेश्चन पूछ ले, सतत विकास क्या है? तो आने वाली पीढ़ी है उसे अपनी आवश्यकताओं के साथ समझौता ना करना पड़े, आवश्यकताओं के साथ समझौता ना करना पड़े और वर्तमान पीढ़ी की भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उसे कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। उसे क्या कहते हैं? सतत विकास लक्ष्य। अगला क्वेश्चन आगे पूछ लेते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, गरीबी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। इसमें विकास और विकसित देशों के बारे में कुछ भी नहीं कह सका है कि विकास देशों के लिए या विकसित देशों के लिए या अल्प विकसित देशों के लिए है, विकासशील देशों के लिए, ऐसा कुछ कहा गया है? कहा गया? नहीं कहा गया है। तो दैट मीन्स इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि सतत विकास लक्ष्य है वो विकसित देशों के लिए है या विकासशील देशों के लिए है या अल्प विकसित देशों के लिए है या सभी देशों के लिए? तो आंसर लिखेंगे सभी देशों के लिए है। किनके लिए है? सभी देशों के लिए ये सतत विकास लक्ष्य हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ? अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों की सूची कौन जारी करता है? भारत में सतत विकास लक्ष्यों की सूची जो है वो नीति आयोग करता है। फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं 2019 के अंदर भारत में सतत विकास लक्ष्यों के लिए कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है? तो 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है? 16 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई समावेशी विकास है वो इसमें शामिल है कि नहीं है? तो समावेशी विकास इसके अंदर शामिल है। समावेशी विकास का मतलब हो गया वंचित वर्ग और निम्न तबके के लोगों के लिए भी संपूर्ण विकास हो। वंचित और निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी संपूर्ण विकास हो। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतनी ही क्लास काफ़ी है। आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों के अंदर भारत के जो लक्ष्य हैं वो बाकी हैं। अभी भारत का जो सूचकांक है वो अभी बाकी है। उसके बाद में हम MDG पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए। थैंक यू।